हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं गुरविंदर सिंह। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस। आज अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। ओके, तो नया चैप्टर उसका नाम है मेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। अब अपने ना थोड़ा इस चैप्टर में मेन चीज करनी क्या है, अपने इस चैप्टर में एक डिफरेंस देखना है फेडरल और यूनियन के बीच में क्या होता है, कि फेडरलिज्म क्या होता है और यूनियनिज्म क्या होता है। ठीक है ना, मेन इसी के बीच में डिफरेंस है कि कैसे स्टेट को फेडरलिज्म में पावर दी गई है और कैसे पूरी कंट्री एक यूनियनिज्म के अंदर है। मेन चीज इस चैप्टर के अंदर यही है, तो अपन इसी को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आर्टिकल 1 है अपने वो देखते हैं कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है तो उसमें आर्टिकल जो 1 है वो हमारे कंट्री की डेफिनेशन है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए, यूनियन लिख दिया या फेडरल लिख दिया, दोनों का मतलब होता है एक संघ, एक एकता, मतलब दोनों का मतलब एक यही है कि दोनों एक साथ हैं। देखिए, अपने देश को स्टेट्स की यूनियन बोला गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए, अपने दो कंट्रीज की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, एक इंडिया एक अमेरिका। एक तरफ है इंडिया, एक तरफ है अमेरिका। अमेरिका को क्या बोलते हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया को कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं। अब इनमें यहीं से पता चलता है कि क्या फर्क है, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है अपनी, इनकी जो फॉर्मेशन है, इनमें क्या फर्क है। मैन्युफैक्चरिंग का वर्ड है फॉर्मेशन, क्या फर्क है देखते हैं अपने। तो देखो, इंडिया के भी कई स्टेट से, जब इंडिया आजाद होता तब यहाँ पर 14 स्टेट्स थे, आज के टाइम में 28 स्टेट्स हैं। तो इंडिया भी स्टेट से बना है और अमेरिका भी 50 स्टेट से बना है। ठीक है, अमेरिका 50 स्टेट से बना, मतलब 50 के 50 स्टेट्स अपने अपने मतलब से जुड़कर उन्होंने एक अमेरिका बनाया है, अपने अपने मतलब से, अपने अपने काम से, और वो जब चाहे अलग हो सकते हैं। लेकिन इंडिया के लोग सब एक हैं, वो सब प्यार प्रेम से, ब्रदरहुड से, भाईचारे से एक साथ रहते हैं, इसलिए वो इकट्ठे हैं और ये अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो इसके लिए एक वर्ड भी, एक लाइन बोलेगी आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 में क्या लिखा गया अपने वो भी देखते हैं। आर्टिकल 3 में इंडिया की एक नई डेफिनेशन लिखी गई, आपको वो भी बताते हैं कि आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि इंडिया इज ए इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका मतलब क्या है? इंडिया इज अ indestructible union of destructible states। देखिए, हिंदी में इसको बोलते हैं कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। थोड़ी मजेदार है परिभाषा हिंदी वाली। इंडिया इज अ इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका मतलब है कि जो इंडिया है वो कई स्टेट से, जैसे अपना प्यारा भारत है, जो मैं मैप बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसमें जस्टिस नहीं कर सकूं इंडिया के साथ। लेकिन आप आइडिया ले लीजिए, ऐसे से अपना इंडिया नॉर्थ ईस्ट है, नेपाल वाला इधर आ गया, ऐसे से कुछ इंडिया है अपना। तो ये कई सारे स्टेट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो जो सारे स्टेट्स हैं इनकर इनसे मिलकर जो इंडिया बना है, तो ये जो
इंडिया बन गया है, जो ये सभी स्टेट से मिलकर यूनियन बन गई है, तो ये जो यूनियन है ना सभी स्टेट से मिलकर बनी है, वो इनडेस्ट्रक्टिबल है, मतलब इनको तोड़ नहीं सकते। ये नहीं है कि आधा देश कहे कि मैंने अलग देश बनाना है, ये कह दे मैंने अलग देश बनाना है, ये बोल दे मैंने अलग बनाना है, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो यूनियन है ये इनडेस्ट्रक्टिबल है, लेकिन ये जिन स्टेट से मिलकर बना है वो डिस्ट्रक्टिबल है। वो चाहे तो दो स्टेट्स में टूट सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश था, वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टूट गया, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे उत्तर प्रदेश था, वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में टूट गया, जो उत्तरांचल था, ठीक है। बिहार है, वो छत्तीसगढ़ बिहार में टूट गया, सॉरी मध्य प्रदेश है वो उसमें टूट गया। तो ऐसे टूट सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि स्टेट की अलग पॉलिसी है, मतलब स्टेट एक अलग चीज है, ये टूट सकता है, लेकिन पूरा इंडिया एक यूनियन है, इंडिया एक यूनियन है, ये नहीं टूट सकता। इसके अंदर जो स्टेट्स है ना, वो यहां पर सिस्टम को ढंग से मेंटेन करने के लिए बने हैं, ना कि ये स्टेट किसी अलग बंदे का है कि मैं तो अब इंडिया में नहीं रहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो पूरा इंडिया है वो इनडेस्ट्रक्टिबल है, और जो उसके स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टिबल हो सकते हैं, वो टूट सकते हैं। ओके, अब आके देखते हैं कि इसमें चैप्टर में अपने क्या पढ़ेंगे। तो चैप्टर में दो चीजें हैं मेन, एक इसके अपने बात करेंगे फेडरल स्ट्रक्चर पर, एक अपने इसकी बात करेंगे यूनियन स्ट्रक्चर पर, ठीक है। एक तो हम इसके बात करेंगे इसकी फेडरल स्ट्रक्चर पर भी, कैसी किन चीजों में ये फेडरल है। अपने को पता है जब देश आजाद हुआ था उससे पहले ब्रिटिश रूल में अलग अलग स्टेट्स थे, उन्होंने एक राय की, एक मत से वो सभी इकट्ठे हो गए। ओके, तो मतलब सभी इकट्ठे तो हुए हैं, सभी का यूनियन बना है, वो ठीक है, एक जगह सभी का फेडरेशन है। तो क्या इसके फीचर हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर के, और क्या इसके यूनियन स्ट्रक्चर के फीचर्स हैं, ये सभी बातें अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो पहला अपने पढ़ेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम के क्या बेसिक एलिमेंट्स अपने वो देखेंगे कि जो फेडरल है स्टेट से मिलकर बना है, सभी स्टेट एक साथ हैं, मतलब इसमें एक स्टेट की भावना। देखो इंडिया में दो चीजें हैं, एक तो सभी स्टेट आपस में मिलकर बने हैं, ठीक है ना, सभी स्टेट हैं वो आपस में मिलकर बने हैं। आंध्र प्रदेश का अलग चीफ मिनिस्टर है, वो उनका अलग एक रूल चल रहा है, राजस्थान का एक अलग रूल चल रहा है, पंजाब में एक अलग सरकार चल रही है, अपने अपने हिसाब से काम के हिसाब से अलग अलग सरकारें वहां के लोगों के लिए चल रही हैं, ठीक है, वो सभी जुड़े हुए हैं। तो ये तो इसका सिस्टम है, इसका फेडरल है, मतलब सभी को अलग अलग पावर दी गई है। फेडरल मतलब सभी जो फेडरल के अंदर पार्ट्स हैं, इसके स्टेट्स हैं, इनकी यूटीज हैं, उनको पावर दी गई है, ये है इसका फेडरल सिस्टम। लेकिन ऑल ओवर इंडिया एक है, ये है इसका यूनियन सिस्टम, ठीक है ना। अगर लास्ट में किसी की चलेगी तो वो इंडिया की चलेगी, ठीक है ना। हम राजस्थानी हैं, राजस्थान में रहते हैं, पंजाब वाले पंजाबी हैं, बिहार वाले बिहारी भाई हैं, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्री हैं, मराठी भाई हैं, तमिल वाले तमिल भाई हैं, तमिल भाई बहन हैं, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम तो है फेडरल, जगह के हिसाब से बदल दिया, ठीक है, लेकिन ऑल ओवर सभी इंडियन हैं, भारतीय हैं, ये है इसका यूनियन फीचर, ठीक है। अब ये तो सिर्फ ऊपर बात आ गई, अब इसमें पावर्स में इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी फीचर्स को पावर्स में कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं अपने, ठीक है। तो देखिए बेटा, पहला फीचर क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स, फीचर नंबर 1 है, जो अपने पहले करेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। पहले देख लेते हैं, वो हमने जो स्टार्ट करना है पहले वो है, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करना है अपने इस चैप्टर का, वो है इसके फेडरल सिस्टम के बारे में। इसके फेडरल सिस्टम के बारे में अपन देखेंगे कि बेसिक, मतलब अपने दो पार्ट हैं, एक फेडरल और एक यूनियन। तो अपने पहले फेडरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, अपने पढ़ेंगे बेसिक
एलिमेंट्स ऑफ इंडियन, बेसिक एलिमेंट ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। ओके, अब अपने देखते हैं कि इसमें क्या है। पहला एलिमेंट क्या है? पहला एलिमेंट है क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स। तो पहला एलिमेंट है क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स। ओके, अब देखिए क्या है। अब एक तरफ सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर है हमारे, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। एक तरफ अलग अलग स्टेट्स में उनकी अलग गवर्नमेंट है। राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हमारे गहलोत जी बैठे हैं। पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हमारे अमरिंदर जी बैठे हैं, कैप्टन साहब बैठे हैं। ठीक है, एमपी में बीजेपी की सरकार है, अब वहां पर हमारे शिवराज जी चौहान बैठे हैं। महाराष्ट्र में अलायंस चल रहा है, वहां पर हमारे ठाकरे साहब बैठे हैं। तो अलग अलग स्टेट्स में भी अपनी अपनी गवर्नमेंट है। जिन स्टेट से मिलकर इंडिया बना है उनकी भी गवर्नमेंट है, और ऊपर सभी के ऊपर एक सेंटर यूनियन है, जो उसकी एक सेंटर गवर्नमेंट भी है। तो कौन सी पावर उनको दी गई, कौन सी नीचे वालों को दी गई, इसमें क्लियर डिफाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, हमें पता है कि हर बंदा पावर में जो आता है उसको वो चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पावर मिले। ओके, तो इसके लिए लड़ाई भी हो सकती है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल के जो कॉन्स्टिट्यूट के जो फ्रेमर्स थे वो उनको ये बात पता थी, तो उन्होंने पावर्स को अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया। कुछ चीजें हैं जो उन्होंने दी है सेंटर को, जिसे बोलते हैं यूनियन। देखो, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे पुलिस को कौन कंट्रोल करेगा, हेल्थ को कौन कंट्रोल करेगा, जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कौन कंट्रोल करेगा, जो डिफेंस है उसको कौन कंट्रोल करेगा। ठीक है ना, अलग अलग पॉलिसी है, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग आइटम्स है। कौन सी आइटम किसके हिस्से आती है, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो अपन देखते हैं। सबसे पहले देखो, तीन टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, तीन टाइप की पावर को मतलब बांटा गया इन स्टेट और सेंटर के बीच में। ठीक है, तो कौन कौन सी पावर्स हैं आप लोग बता सकते हो। देखो, तीन टाइप की पावर्स हैं, एक सेंटर की, एक यूनियन की, एक कनकरेंट। तो तीन टाइप के सब्जेक्ट हैं। एक तो यूनियन के सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन की आइटम्स हैं। एक है स्टेट के सब्जेक्ट्स, एक है कनकरेंट सब्जेक्ट्स। ओके, तो पहले बात करते हैं यूनियन। यूनियन में 97 सब्जेक्ट थे जब बना था अपने, अभी तो नहीं है। स्टेट में है 66 और कनकरेंट सब्जेक्ट में है 47। अब ये क्या है, अपने इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, कुछ मुद्दे, कुछ सब्जेक्ट, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश की एक गवर्नमेंट है, वही डिसीजन लेगी, वही लॉज बनाएगी, रूल्स बनाएगी। उन्हें बोलते हैं यूनियन। वो है 97। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस, फॉरेन पॉलिसीज। ओके, इस टाइप के जो मुद्दे हैं उन पर डिसीजन लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लॉ रूल कानून बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे डिफेंस है, लड़ाई है, ठीक है ना, रक्षा है हमारा, ये फॉरेन पॉलिसी है, हमारे पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन होने चाहिए, चाइना के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन होने चाहिए, इसका डिसाइड एक गवर्नमेंट करेगी, वो है सेंटर। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी सेंटर का सब्जेक्ट है। ये नहीं है कि राजस्थान कहेगा कि मेरे तो मोदी जी कहे, सेंटर कहे कि हमारे आजकल पाकिस्तान के साथ अच्छी नहीं चल रही है, और राजस्थान कहे हम तो बुलाएंगे उनको, हम तो उनके पास जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया पाकिस्तान का, तो कोई भी स्टेट उसके पास नहीं जाएगा, सभी बॉयकॉट करेंगे। ओके, ठीक है। दूसरा है डिफेंस।
डिफेंस समझते हो आप, जैसे मिलिट्री होती है, मिलिट्री किसका पार्ट है? यूनियन का। ये नहीं है कि राजस्थान की बाउंड्री पाकिस्तान से लगती है तो राजस्थान कहते मैं तो लड़ाई करूंगा, ये डिसीजन राजस्थान का नहीं है, ये डिसीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके, तो ये पावर है यूनियंस। अब कुछ है स्टेट सब्जेक्ट्स के, जैसे कि पुलिस, पुलिस को कंट्रोल करती है स्टेट, हर एक राज्य की अपनी पुलिस है, अपना कानून है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कुछ होते हैं कंकरेंट सब्जेक्ट्स जिस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है, जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन पर दोनों ही कानून बनाएंगे, ठीक है, ये है 47 सब्जेक्ट्स। मान लो कभी कोई ऐसा बात आ गई कि कंकरेंट सब्जेक्ट्स पर ये स्टेट और यूनियन आमने सामने आ जाए कि मैं इस पर कानून बनाऊंगा, यहां पर मेरी चलेगी सब्जेक्ट्स पर, एजुकेशन पर मैं बनाऊंगा, तो किसकी चलेगी? अगर दोनों ही आमने सामने आ जाए तो इसकी चलेगी, यूनियन की, क्योंकि यूनियन ज्यादा पावरफुल है, यूनियन ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इंडिया इज ए इनडेस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, स्टेट की डेस्ट्रक्टेबल यूनिट्स हैं, स्टेट्स टूट सकते हैं लेकिन इंडिया की बात, यूनियन की बात कोई नहीं टालेगा, ठीक है। अब ये सारी बातें लिखी कहां पर है? संविधान में लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से आर्टिकल में लिखी है? ये लिखी है आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 में ये बातें लिखी गई हैं। अब आगे है कि शेड्यूल कौन सा है? 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल में ये बातें लिखी गई हैं, ये आप चीज नोट कर सकते हो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। समझ गए होगे कि 3 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, यूनियन के, स्टेट के सब्जेक्ट और कंकरेंट सब्जेक्ट। यूनियन के सब्जेक्ट वो जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, लॉ बनाती है। स्टेट सब्जेक्ट वो है जिस पर स्टेट डिसीजन लेती है, स्टेट लॉ बनाती है। और लास्ट कंकरेंट सब्जेक्ट्स जिस पर दोनों बना सकते हैं, लेकिन आमने सामने आ जाए, कंफ्लिक्ट हो जाए, लड़ाई हो जाए, भी कौन बनाएगा? तो यूनियन की चलेगी, सेंटर की चलेगी, सेंटर ज्यादा पावरफुल है। ओके, अगला देखते हैं फीचर क्या है। अगला फीचर है हमारा जो संविधान है, हमारा उसके अंदर एक दी गई जुडिशरी। तो जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंस है, वो इम्पार्शियल है, ये इसका अगला फीचर है। इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इम्पार्शियल जो मतलब भेदभाव ना करे, सभी को एक नजर से देखे, वो है इम्पार्शियल। इंडिपेंडेंट मतलब जिसके ऊपर किसी का प्रेशर ना हो गवर्नमेंट का। अब जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस है, उस पर प्रेशर रहता है काम करने का, गवर्नमेंट का, मंत्रियों का, लेकिन इस पर किसी का प्रेशर नहीं है, ठीक है, वो देख रहे हैं। तो देखो कई बार ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिस पर स्टेट और सेंटर आमने सामने हो जाते हैं, स्टेट एक है वो दूसरे स्टेट के साथ आमने सामने हो जाता है। जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, अगर ऐसे मुद्दे आ जाते हैं तो उनको हमारी जुडिशरी सॉल्व करती है, और इस प्रकार सॉल्व करती है कि उस पर ना तो किसी का प्रेशर है, ना वो किसी एक की तरफ है। जैसे साउथ में एक आया था कावेरी वाटर डिस्प्यूट। कावेरी नाम की एक रिवर है, वो 2 स्टेट से गुजरती है, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। देखते हैं अपने, देखिए जैसे साउथ है ना, ये साउथ है, मान लो पार्ट अपना, इधर अपना है तमिलनाडु, इधर अपना है कर्नाटक, नीचे अपना है केरल। भाई थोड़ा सा मैंने उल्टा बना दिया, इसको कर देना। तो हुआ क्या कि यहां से एक रिवर आती है, उसका नाम है कावेरी, पहल जाती है। अब तमिलनाडु कहता है ये मेरा पानी है, इसका। कर्नाटक बोलता है इसका पानी मेरा है। बड़ा ही फेमस रूट है ये। तो किसका पानी है ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगी हमारी जुडिशरी, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारे जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। और उसकी बात क्यों मानेंगे हम? क्योंकि
वो इम्पार्शियल है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि उसके जज, मान लो उसका कोई जज तमिलनाडु से ना, तो ये नहीं कि वो अपने स्टेट की साइड लेगा, वो देखेगा सही क्या है। वो इम्पार्शियल है, वो भेदभाव नहीं करता कहां से आया उन्होंने, उसके लिए दोनों बराबर हैं और इंडिपेंडेंट है। ये नहीं है कि अगर उसने इसके पक्ष में, इसके फेवर में डिसीजन ले ली तो उसकी तनख्वाह रोक देंगे या उसको फैसिलिटीज जो दे रहे हैं वो कम कर देंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ नहीं कर सकती गवर्नमेंट, फैसिलिटी मिल रही है, कुछ भी मिल रही है तो उसको ये मतलब कि इफेक्ट नहीं कर सकती। ये नहीं है, इसको डर नहीं है कि मैंने डिसीजन मान लो कर्नाटक की जगह इसके पक्ष में दे दिया, ठीक है, तो कर्नाटक वाले मेरे को कुछ कह देंगे या फिर ऊपर शिकायत करके मेरे ट्रांसफर करवा देंगे, सस्पेंड करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट है ये। यही हमारे संविधान की हमारे जो सिस्टम है फेडरल, उसकी खास बात है। सभी आपस में जुड़े हुए हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, लेकिन सभी प्रेम से रहते हैं। उनको कंट्रोल करने वाले, उनका डिसीजन लेने वाले जो एक सिस्टम है, जुडिशरी है, वो इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है, इसलिए वो उसको डर नहीं है। उनको पता है कि हमारा कोई राइट हमसे छीनेंगे तो एक जुडिशरी बैठी है जो हमारे पक्ष में खड़े है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वह भी आई है। अगला पॉइंट है देखिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हर स्टेट में गवर्नमेंट है, सेंटर में भी गवर्नमेंट है, ओके, लेकिन ये नहीं है कि कोई अपनी चलाएगा। सभी रूल ऑफ लॉ से बंधे हुए हैं, जो सभी है वो रूल ऑफ लॉ से बंधे हुए हैं। जो सिस्टम है वो एक रूल से चल रहा है। ये नहीं है कि जो पावर में आ गया, पावरफुल है, वो अपने चला रहा है, एक रूल से चल रहा है। सभी स्टेट्स के लिए सेम रूल है, सभी स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो सेम रूल से बनेंगे। तो जो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया का सिस्टम है, जो फेडरल सिस्टम है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। जो हमारे रूल बुक है जिसमें सारे नियम लिखे गए हैं, वो जो चला रहा है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उसी में से देख के डिफाइन करता है। कभी कोई गलती हो जाती है, देखते हैं कि अब क्या होगा। मान लो किसी विधायक ने, किसी एमएलए ने कोई और पार्टी ले ली है, किसी ने कुछ कर दिया है, कोई मान लो वहां पर चीफ मिनिस्टर नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, तो नया कैसे बनेगा। हर चीज का जवाब कॉन्स्टिट्यूशन में है। प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो पावर किसके पास आ जाएगी, कौन संभालेगा हमारे डिपार्टमेंट्स, तो हर चीज का जवाब है। हमारे चीफ जस्टिस नहीं है, हमारे प्रेसिडेंट नहीं है, तो उनकी पावर कौन लेगा, तो काम कौन संभालेगा, क्योंकि देश चलना चाहिए, ठीक है। तो सारी जो सुप्रीमेसी वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। मान लो कभी स्टेट और कोई किसी में लड़ाई हो गई है, अपनी कोई पावर दिखा रहा है, तो उसके पास वो पावर है या नहीं है, इसका डिसीजन भी यही लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, इसमें कुछ ज्यादा बताने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला जो अच्छा फीचर इसका है वो है सिंगल सिटीजनशिप। क्या है सिंगल सिटीजनशिप? अब ये क्या है, देखो एकल नागरिकता। देखो फेडरल है, हम सभी आपस में जुड़कर बने हैं। हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थानी है, पंजाब वाले पंजाबी भाई हैं, हमारे हरियाणा वाले हरियाणवी भाई हैं, यूपी वाले यूपी वाले भाई हैं, ठीक है ना। सभी कहते हैं समान से कि मैं एक राजस्थानी हूं, लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट में सभी की सभी एक ही हैं, वो है इंडियन, भारतीय। तो सिंगल सिटीजनशिप मतलब हमारे इंडियन है सभी। स्टेट्स आपस में जुड़े हैं, जुड़े होंगे, लेकिन वहां के लोग उनके स्टेट्स के कारण नहीं जाने जाते, वो सभी जाने जाते हैं इंडिया के कारण। यूएसए में उल्टा है,
वहां पर क्या है, सभी स्टेट्स की अपनी अपनी भी एक सिटीजनशिप है। देखो वो सभी अमेरिकन तो हैं, लेकिन क्या है, वॉशिंगटन वाले वेस्टर्न होंगे, कैलिफोर्निया के लोग हैं उनकी अलग अपनी एक कैलिफोर्निया की सिटीजनशिप भी होगी, जो लॉस एंजलिस है वहां के लोगों की अपनी एक वहां की सिटीजनशिप होगी, एक वहां की अमेरिका की होगी, डबल होगी वहां पर। लेकिन अपने यहाँ पर नहीं है। ये नहीं कोई बिहार की सिटीजनशिप है उसके पास या बिहार देश से आया, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही है, सभी इंडिया वाले हैं, चाहे सभी जुड़कर सभी स्टेट्स जुड़कर उन्होंने फेडरल सिस्टम बनाया है, जुड़े हैं सभी। लेकिन ये नहीं कि सभी के लोग वहां पर जो बाशिंदे हैं, वहां पर रहने वाले लोग हैं, उनकी वहां के लोगों की सिटीजनशिप वहां के स्टेट की नहीं है। सभी अब जब जुड़ ही गए हैं तो सभी एक ही पावर की सिटीजनशिप लेंगे। यही है हमारी यूनियन की खासियत। 20 जुड़े सभी अलग अलग है, लेकिन आत्मा सबकी एक है, इंडियन। सोल सबकी एक है, इंडियन। यही है हमारी एक सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट। समझ आ गया होगा आपको, मुझे उम्मीद है। एक बार फिर बताता हूँ, फेडरल और यूनियन में ही है। देखो फेडरल क्या है, अलग अलग स्टेट आपस में जुड़ गए हैं, ये है सिस्टम फेडरल। लेकिन सोल से सभी एक हैं, अंदर से सब एक हैं, उनको कोई अलग नहीं कर सकता। ये नहीं जुड़े हैं तो अलग भी हो जाएंगे, हैं जुड़ गए हैं लेकिन अब इकट्ठे रहेंगे, अब नहीं टूट सकते वो। ये नहीं कि हम आधे अलग देश बना रहे हैं, अंदर से एक है, यूनियन है, एक ही है, तो एक ही नागरिकता है, एक ही सिटीजनशिप है, उसे बोलते हैं इंडियन। ओके, जैसे अपना जो वोटर कार्ड आता है ना, उसमें लिखा होता है ना इंडियन लिखा होता है। ये तो राजस्थान का अलग वोटर कार्ड है, पंजाब का अलग वोटर कार्ड है, ऐसा तो नहीं होता। वोटर कार्ड है जो पहचान पत्र है वो सभी एक ही होता है। जो आइडेंटिटी कार्ड है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, सभी का एक ही है, उसके ऊपर इंडिया लिखा होता है। ये नहीं है कि राजस्थान वाले का राजस्थान लिखा होगा, चाहे लोकल चुनाव ही हो, लिखा होगा इंडिया। ओके, आगे देखते हैं हमें आगे और क्या प्रोविजन है। प्रोविजन ऑफ राज्यसभा, ये इंपॉर्टेंट है। फेडरल सिस्टम की सबसे बड़ी खास बात मुझे यही लगती है, प्रोविजन ऑफ राज्यसभा। ये क्या है, इसको आप ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए हर स्टेट की अलग गवर्नमेंट है और सेंटर की मोदी जी बैठे वो एक अलग गवर्नमेंट है, ठीक है, आपको पता ही है। तो सेंटर का जो जहां पर बैठते हैं मंत्री का, उसको बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं, बिल्डिंग को बोलते हैं पार्लियामेंट हाउस। वहां पर पार्लियामेंट चलती है। तो पार्लियामेंट के दो पार्ट हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्य। हाँ, लोकसभा को बोलते हैं पीपल्स असेंबली या काउंसिल ऑफ पीपल। या पीपल्स काउंसिल, इसे बोलते हैं स्टेट काउंसिल। अब इसका मतलब क्या है, देखो समझते हैं। पहले अपने आप को पता है कि लोकसभा क्या है। पूरे इंडिया को 543 पूरे इंडिया को 543 अलग अलग रीजन्स में, बराबर रीजन्स में बांट दिया गया है। हर रीजन से एक रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, हर रीजन से वो मिलकर बैठेंगे लोकसभा में और उनके अंदर से एक लीडर बन जाएगा, ठीक है। ये तो बात आ गई सभी लीडर्स के अंदर। अब इंडिया बना कैसे है, अलग अलग स्टेट के फेडरेशन से। तो स्टेट भी चाहता है कि जो पार्लियामेंट में डिसीजन जा रहे हैं उनमें हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन हो, हमारे भी बंदे हों। तो स्टेट भी अपने बंदे, अपने मेंबर्स यहां पर भेजता है, उसे बोलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा क्या होता है, हर स्टेट अपने कुछ मेंबर्स भेजता है। जैसे हमारे राजस्थान से 10 मेंबर्स जाते हैं राज्यसभा में, उन मेंबर्स को चुनेगा कौन, राजस्थान के एमएलए, राजस्थान के जो लोकल, राजस्थान की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वहां के लोग अपने अंदर से चुनकर भेजेंगे। यही खूबसूरती है हमारे फेडरेशन सिस्टम की, कि यहां पर एक राज्यसभा भी है। इसे बोलते हैं अपर हाउस। अपर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो लोग भेजे हैं वो स्टेट ने भेजे हैं अपने अंदर से, ठीक है, डायरेक्ट जनता ने चुनकर नहीं भेजे हैं। ये बात है, ये होगा राज्यसभा। अगला देखते हैं कि फेडरल सिस्टम में एक और लास्ट अपने देखते हैं कि क्या है, कि डोमिनेंस ऑफ यूनिटरी एलिमेंट्स। ये क्या है,
उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या है। डोमिनेंस ऑफ यूनिटरी डोमिनेंस ऑफ यूनिटरी एलिमेंट्स। थोड़ा जलपान कर लेते हैं, जरूरी है ये भी। थोड़ी सी गर्मी है आजकल, थोड़ी ज्यादा ही है। देखिए, डोमिनेंस ऑफ यूनिटरी एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या है? देखो, अपना देश है, अलग अलग स्टेट के फेडरेशन से बन गया है, लेकिन ज्यादा किसकी चलती है? ज्यादा चलेगी, देखो, सभी के मिलने से एक गवर्नमेंट बनी है, यूनियन बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है, यूनियन बना है, चलेगी यूनियन की। तो जो डोमिनेंस का ज्यादा प्रभाव है वो यूनिटरी एलिमेंट्स का है। ठीक है, ये बात इसमें कही गई है। यूनिटरी एलिमेंट्स का डोमिनेंस का मतलब क्या है कि अगर सेंटर ने कोई कानून बना दिया है, अगर स्टेट को वो कानून पसंद नहीं है तो भी वो कानून चलेगा, क्योंकि वो सेंटर ने बनाया है। सेंटर क्या, पूरे देश। देखो, एक तो एक स्टेट है, एक स्टेट में थोड़े से लोग हैं, लेकिन जो सेंटर है, जो यूनियन है, उसको पूरे देश ने चुनकर भेजा है, उसमें पूरे देश का विश्वास है, पूरे देश का ट्रस्ट है, तो इसकी पावर ज्यादा होगी। यही है कि यूनियन का डोमिनेंस ज्यादा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं लास्ट टॉपिक फेडरेशन का। फेडरेशन का जो लास्ट टॉपिक है वो है गवर्नर। ये एक गवर्नर की पोस्ट दी गई है, पोस्ट ऑफ गवर्नर, पोस्ट ऑफ गवर्नर ये दी गई है हमें आर्टिकल 155 में। तो देखो, क्या इसमें क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट हर स्टेट में एक गवर्नर अपॉइंट करेंगे, एक गवर्नर अपॉइंट करेंगे। कौन करेंगे? हमारे देश के प्रेसिडेंट। कहां पर करेंगे? हर स्टेट में। देखो, जैसे अपने को पता है कि हमारा जो देश के हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन ऑफिशियली हेड कौन होते हैं? वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, नाम उनका चलता है। वैसे ही स्टेट है, उनके हेड, स्टेट में जो सरकार चलाएंगे वो चलाएंगे चीफ मिनिस्टर, लेकिन वहां के हेड होंगे गवर्नर। तो ये प्रोविजन किया गया है। वैसे गवर्नर, देखो क्या होता है गवर्नर, ये नहीं है कि स्टेट जो सेंटर है, सेंटर के नीचे काम नहीं करता है गवर्नर, ये बात सही नहीं है। सही बात तो ये है कि जो गवर्नर है वो स्टेट और यूनियन के बीच में काम करता है। स्टेट ने यूनियन को कुछ भेजना है, सेंटर ने स्टेट को कुछ भेजना है, कोई बात कहनी है, तो गवर्नर बीच में काम करता है। ठीक है, मतलब गवर्नर एक टाइप से सेंटर का एजेंट है। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि गवर्नर क्या है, इनके बातों के लिए थोड़ा बाउंडेड हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। गवर्नर की कोई वो नहीं होती 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, इनकी मर्जी से, प्रेसिडेंट की मर्जी से, और प्रेसिडेंट चलता है प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से। तो गवर्नर है वो एक टाइप से सेंटर का स्टेट में एजेंट है, कह सकते हैं, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है। लिखा ये है कि दोनों के बीच में काम करता है। स्टेट में कुछ भी होगा तो उस पर लास्ट मोहर लगाएंगे गवर्नर, और गवर्नर किसके हाथ चलता है? सेंटर के हाथ में। तो इनडायरेक्टली पता चल रहा है कि सेंटर ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो इनके जरिए स्टेट को भी कंट्रोल कर सकता है। तो देखा जाए तो फेडरल सिस्टम में ज्यादा पावर किसको दी गई है? सेंटर को दी गई है। क्यों ना दी गई हो? क्योंकि सेंटर भी तो पूरी जनता ने बनाया है ना। स्टेट तो एक स्टेट से है, लेकिन सेंटर पूरे देश से बना है, तो पूरे देश की बात मानेंगे एक राज्य की, इसलिए ऐसे जरूरी हो जाते हैं। ओके, आगे अपने देखते हैं। ये तो सिस्टम आ गया फेडरल सिस्टम, कि फेडरल सिस्टम में क्या खास बातें हैं। अब अपने देखें कि इसके जो यूनिटरी फंक्शंस हैं उसमें क्या खास बात है, कि यूनिटरी फीचर्स ऑफ तो पहले तो अपने फेडरल सिस्टम में क्या खास बात देख ली अपने। अब देखेंगे कि जो फेडरल सिस्टम है उसके जो यूनिटरी फंक्शंस हैं वो क्या है, तो वो फीचर्स क्या हैं। देखिए, यूनिटरी यूनिटरी फीचर्स ऑफ
यूनिटरी फीचर्स ऑफ फेडरेशन सिस्टम, फेडरल सिस्टम। अब ये क्या है? अब पूरा देश एक है, ये कैसे पता चलता है? यूनिटरी फंक्शंस क्या है इसके? तो सबसे पहले तो अपने अभी अभी पढ़ी थी एक चीज, वो था हमारा सिंगल, अक्षर बड़े लिखते हैं। कैसे पता चलता है कि पूरा देश एक है? किन सिस्टम से पता चलता है? तो पहला तो है सिंगल सिटीजनशिप। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था एक ही 5 से 7 मिनट पहले। सोचिए क्या था? फिर मैं पानी और पी लूं। देखिए, सारा देश एक है, यूनियन है। यूनिटरी फिक्सेस क्या है? देखिए, चाहे अलग अलग स्टेट जुड़े हुए हैं लेकिन सभी अंदर से एक ही है। तो सिटीजनशिप सभी की एक ही है। राजस्थान है, पंजाब है, सभी जुड़े हैं लेकिन सभी इंडियन है। सभी के पास एक ही सिटीजनशिप है, वो है इंडियन। ये इसका यूनिटरी फंक्शन है। अगला देखते हैं। अगला है रेसिड्यूरी पावर। ये इंपॉर्टेंट है। ये मतलब क्या है? मतलब कभी कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, ना यूनियन की लिस्ट में है, ना स्टेट की लिस्ट में, ना कॉन्करेंट की लिस्ट में है। अपने 3 लिस्ट पढ़ी थी ना, 3 टाइप की लिस्ट है पावर को जो डिवाइड किया गया, वो 3 टाइप से है। एक तो पावर है यूनियन की, एक पावर है स्टेट की, एक जो दोनों की है उसे बोलते हैं कॉन्करेंट पावर। ठीक है ना? मान लो कभी कोई ऐसी चीज आ जाए जो किसी के अंदर नहीं है, तो उस पर लॉ कौन बनाएगा? तो उस पर कानून बनाएगा हमारी यूनियन। यूनियन का हेड कौन करता है? सेंटर। तो कोई कभी कोई नई चीज आए, नई चीज आए जो, तो उसको बनाएगा सेंटर। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जब देश आजाद हुआ तब कंप्यूटर थे नहीं थे, तब बैलगाड़ियां थी, तब ऐसी चीजें नहीं थी, तब नहीं पता था कि इतना एडवांस फीचर आ जाएगा। ठीक है? तो आज के टाइम के कंप्यूटर आ गए। 1992 में अपने देश में पहला कंप्यूटर आ गया था। तो अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जो नहीं है, जिस पर फीचर नहीं बना है, तो उसकी, जिस पर कोई लॉ नहीं बना है, तो उस पर लॉ बनाने की जो सारी पावर है वो सेंटर के पास चली जाएगी, हमारी यूनियन गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रांग है। ठीक है? जहां से पता चलता है कि यूनियन की रेसिड्यूरी पावर्स का क्या क्या वही सारी है क्या? देखिए अगला क्या है? अगला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगली पावर है इसकी, अगला जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। देखो क्या होता है ये। देखो हमें पता है कि एक पार्लियामेंट में या फिर हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट्स की, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े बहुत चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेट्स के एक तो पावर है सेंटर के पास अमेंडमेंट करने की, एक पावर है स्टेट के पास। तो स्टेट की बजाय सेंटर के पास पावर बहुत ज्यादा है। अब ये पावर क्यों है? देखो, जैसे हमारा देश की आबादी है 130 करोड़, 1.3 बिलियन, 130 करोड़। राजस्थान की आबादी कितनी है? 7 करोड़ मान लो। एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ है इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर ज्यादा किसके पास होना चाहिए? आप खुद बताइए। इनके पास। देखो, एक तो ऐसे लोग अमेंडमेंट कर रहे हैं जिसको सिर्फ 7 करोड़ लोगों ने इलेक्ट किया है, एक ऐसे लोग अमेंडमेंट कर रहे हैं जिसको 130 करोड़ लोगों ने इलेक्ट किया है। तो 130 करोड़ लोगों ने इलेक्ट किया, मतलब इनके पास पावर भी ज्यादा होनी चाहिए। तो अमेंडमेंट की सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? किसके पास है? सेंटर के पास है, यूनियन के पास है। ये इसका एक यूनिटरी फंक्शन है। मतलब फिर ना यूनियन आगे आ गई। यूनिटरी फंक्शन मतलब जहां पर यूनियन आगे आ जाती है, जहां पर यूनियन का बोलबाला है, वो है। अगला पिक्चर है इसका डिवीजन ऑफ पावर्स।
देखिए ये क्या है, हमारा देश कई स्टेट से मिलकर बना है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा अलग अलग से मिलकर बना है। तो देखिए सभी को पावर्स दी हैं, सेंटर के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है। इन पावर को डिवाइड किया गया है, किसी के पास पावर कैसी है, किसी के पास पावर कैसी है। तो इन पावर का डिवीजन, कोई नई पावर आ रही है उनका डिवीजन करना है, तो ये काम कौन करेगा, सेंटर करेगा। तो जो पावर का डिवीजन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सबसे ज्यादा पावर किसको दी गई है, वो देगी यूनियन को, सेंटर को दी गई है। सेंटर के पास जो पावर, उतनी पावर किसी के पास नहीं है। ओके, और कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी की पावर कम करनी है, तो सेंटर है वो स्टेट की पावर कम भी कर सकती है, मतलब सेंटर स्टेट से ऊपर है। जो पावर का डिवीजन है उसमें मेजोरिटी सेंटर को दी गई है, ये इसकी यूनिटरी को बताता है। ठीक है, कभी किसी पावर को लेकर डिस्प्यूट हो जाए कि ये किसके अंडर आएगा, तो वो सेंटर अगर कह रहा है मेरे अंडर, तो मेरे अंडर आएगा। बाकी अगर कोई और डिस्प्यूट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, तो उसके लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी सिस्टम है। अपने और फीचर्स पढ़ेंगे, ये लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा है, अगले फीचर्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।